साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने एक बार फिर से विशेष पेशकश जिसके जाट उसके ठाट का तीसरा भाग लेकर। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारत की उन चुनिंदा लोकसभा सीटों के बारे में जहां पर जाट मतदाताओं की एक अच्छी जनसंख्या है और जाट समाज से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति ही देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में चुनकर जाते रहे हैं। पिछले दो भागों में हम बात कर चुके हैं राजस्थान के चुरू लोकसभा और राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा व उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बारे में। रोहतक के बारे में आपको बताएं कि हरियाणा के जो कुछ चुनिंदा राजनीतिक परिवार हैं उनमें एक मजबूत राजनीतिक परिवार है हुड्डा परिवार, और हुड्डा परिवार का गढ़ जो मानी जाती है रोहतक लोकसभा सीट। हुड्डा परिवार ने कुल यहाँ पर 11 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें से 9 बार जो जीत है उनके हिस्से आई और सिर्फ 2 बार ही हुड्डा परिवार के यहाँ पर हार हुई है। 2 बार यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी रहे और संविधान सभा के सदस्य रहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद चुने गए, तो वहीं 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो वहीं 3 बार जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीता। एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताएं कि हरियाणा के 2 ही ऐसे राजनीतिक परिवार रहे हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने लोकसभा का मुंह देखा है। पहला है चौधरी बंसीलाल परिवार और दूसरा है चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का हुड्डा परिवार, जहाँ के 3 पीढ़ियां लोकसभा में जीतकर जाने में सफल रही। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद चुने गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद चुने गए और फिर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के जो पोते हैं चौधरी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद चुने गए। तो वही दूसरा परिवार है चौधरी बंसीलाल परिवार। चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही लोकसभा में भी चुने गए। उसके बाद उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह भी लोकसभा के लिए चुने गए और उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बेटी और चौधरी बंसीलाल जी की पोती श्रुति चौधरी भी 2009 के इलेक्शन में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रही। अब बात करें रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, साल 1952 में यह सीट अस्तित्व में आई और यहाँ पर कुल 19 लाख मतदाता हैं और 3 जिलों की 9 विधानसभाओं को मिलाकर यह रोहतक लोकसभा की सीट बनती है, जिसमें 4 सीटें रोहतक जिले से ली जाती हैं, महम, गढ़ी, शापला, किलोई, और तीसरी रोहतक शहर की सीट है और चौथी है कलानौर की सीट। तो वहीं 4 सीटें झज्जर जिले से ली जाती हैं, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी की। तो वहीं 1 सीट रेवाड़ी जिले से ली जाती है, कोसली की। और यहाँ की जो अब की बार की जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं और उसके अलावा कोसली से भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण यादव यहाँ से विधायक हैं। उसके अलावा जो 7 सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए हैं। रोहतक लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या जाट मतदाताओं की है। 37 से 38 जो प्रतिशत जो इस लोकसभा सीट पर जाट मतदाता हैं, जिन्हें अगर नंबर्स में कैलकुलेट करें तो करीब 7 लाख जाट मतदाता रोहतक की लोकसभा सीट पर मौजूद है। जाटों के अलावा 10% की आबादी यहाँ पर यादवों की है और यादवों के भी लगभग 1,90,000 वोट रोहतक की लोकसभा सीट पर हैं। उसके अलावा 9.8% हरिजन जो वोटर हैं वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं और उनकी संख्या भी लगभग 1,86,000 के करीब है। तो वहीं ब्राह्मण मतदाता रोहतक लोकसभा सीट पर 8% की संख्या में है, यानी लगभग 1,52,000 या 1,60,000 के करीब जो एक जनसंख्या है वह ब्राह्मण मतदाताओं की इस रोहतक लोकसभा सीट पर आपको देखने को मिलती है। विधानसभा के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा हैं, जिनमें जो कोसली की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर जाट सबसे कम संख्या में हैं और उस सीट पर मात्र 6 से 7% ही जाट मतदाता हैं। तो वहीं यादव 50% से ज़्यादा कोसली विधानसभा पर यादव मतदाता हैं। और रोहतक की जो विधानसभा सीट है, जो शहरी रोहतक की विधानसभा सीट है, वहाँ वह सीट पंजाबी बाहुल्य मानी जाती है और 40% वहाँ पर पंजाबी मतदाता है। तो वहीं जाटों की भी 22% जो आबादी है वो रोहतक की विधानसभा सीट पर है। और उसके बाद कलानौर की जो विधानसभा है वहाँ पर भी जाटों की 22 से 23% जो भागीदारी वहाँ पर जाट मतदाताओं की है। उसके बाद जो यहाँ का गढ़ी, सापला, किलोई जो हल्का है वहाँ पर जाट सबसे अधिक मात्रा में
बताए जाते हैं। 55 से 56% जो जाट समाज के मतदाताओं की संख्या किलोई हल्के में देखने को मिलती है। तो वहीं बेरी विधानसभा में जाट 54% बताए जाते हैं। तो उसके बाद महम विधानसभा में जाटों की संख्या 51 से 52% बताई जाती है। बादली में 45%, तो वहीं झज्जर में 35 से 36% जो जाटों की एक बड़ी आबादी देखने को मिलती है। उसके अलावा रोहतक लोकसभा के अंदर जो 2 बड़े गांव हैं वह भी जाटों के हैं। मोखरा जो कि मलिक जाटों का गांव है, जो कि 15,000 आबादी का एक गांव है, और उस दूसरा डीघल जो गांव है जो अहलावत जाटों का गांव है, उसकी आबादी भी 14,000 के करीब मानी जाती है। और यह 2 गांव हैं जो रोहतक लोकसभा के बड़े गांव में इनकी गिनती होती है। और ओवरऑल हरियाणा के जो गांव की भी अगर आप डाटा निकालेंगे तो उसमें ये मोखरा और डीगल आपको प्रमुखता से देखने को मिलेंगे। टॉप 10 में ये दोनों गांव आपको देखने को मिलेंगे। 1952 के बाद यहाँ पर कुल 19 चुनाव हुए, जिसमें से 18 बार लगातार जो जाट समाज से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है वह सांसद चुना गया। पार्टी के हिसाब से अगर बात करें तो कांग्रेस की मजबूत सीट रोहतक मानी जाती है, और कुल हुए 19 चुनाव में 11 बार यहाँ से भारतीय कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वह जीतने में कामयाब रहा। तो वहीं 2 बार जनसंख्या का जो प्रत्याशी है वो यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो वहीं जनता दल का भी एक बार प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीता। उसके अलावा जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी उन्हें यहाँ से चुनाव में जीत दर्ज की, और लोक दल का प्रत्याशी भी एक बार यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। रोहतक लोकसभा के बारे में एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि जब भी बॉर्डर पर चुनाव हुआ है तो कांग्रेस यहाँ से चुनाव हार गई है, चाहे वो 1962 का चुनाव हो, 1971 का चुनाव हो, 1999 का चुनाव हो, या फिर 2019 के दौरान हुआ पुलवामा हमला और सीमा पर तनाव को देखें तो चारों बार ही भारतीय जो कांग्रेस है वो यहाँ से चुनाव हार गई है। 1952 में इस रोहतक लोकसभा सीट पर पहले चुनाव हुए, जहाँ पर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने जमींदारा पार्टी के चौधरी हरिराम को 26,372 के अंतर से हरा दिया। उसके बाद 1957 में दूसरी बार इस सीट पर चुनाव हुए, जहाँ पर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी भजाराम को 26,615 के अंतर से हराया। उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए, और उसके बाद साल 1962 का चुनाव हुए, जहाँ जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि जब भी बॉर्डर पर तनाव रहा तो कांग्रेस यहाँ से चुनाव हार गई। तो 1962 में भी यही स्थिति रही, और जनसंघ के जो नेता थे रहे चौधरी लहरी सिंह, उन्होंने कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह को 20,107 वोट के अंतर से चुनाव में शिकस्त दी। उसके बाद 1967 के चुनाव आए, जहां कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह ने जनसंघ के चौधरी रामस्वरूप को 55,596 वोट के अंतर से मात दे दी। उसके बाद फिर से 1971 में बॉर्डर पर तनाव हुआ, और 1971 के चुनाव में जनसंघ के प्रत्याशी मुख्तियार मलिक ने कांग्रेस के रणधीर सिंह को 4,671 के अंतर से शिकस्त दे दी। देश में इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव, जहां पर लोकदल के प्रत्याशी प्रोफेसर शेर सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी मनफूल सिंह जी को 2,59,645 के बड़े मार्जिन से यहां पर शिकस्त दी और सांसद चुने गए। उसके बाद साल 1980 का चुनाव आया, जिसमें जनता पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, और जनता पार्टी सेकुलर के स्वामी इंद्रवेश ने जनता पार्टी के प्रोफेसर शेर सिंह को 1,21,440 वोट के अंतर से हरा दिया और यहां से सांसद बने। उसके बाद साल 1984 का जो चुनाव रहा, पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस के प्रति रही, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। और उसके बाद हुए साल 1984 के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चौधरी हरिद्वारी लाल ने लोकदल के चौधरी स्वरूप सिंह को 30,931 के मार्जिन से यहां पर शिकस्त दी और सांसद चुने गए। उसके बाद आता है साल 1987, जहां पर लोकदल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लोकदल आ और लोकदल बा। जो मौजूदा सांसद यहां से थे चौधरी हरिद्वारी लाल, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, वह लोकदल बा को ज्वाइन कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपचुनाव कराया जाता है, और उपचुनाव में चौधरी हरिद्वारी लाल लोकदल बहुगुणा के कैंडिडेट होते हैं। तो वहीं पिछले चुनाव में लोकदल के प्रत्याशी रहे
चौधरी स्वरूप सिंह अब की बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो वहीं लोकदल आ के टिकट पर चौधरी चरण सिंह जी की धर्मपत्नी और चौधरी अजीत सिंह जी की मां गायत्री देवी जी यहाँ से लोकदल आ के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं। लोकदल बहुगुणा के जो प्रत्याशी हैं चौधरी हरद्वारी लाल, वह कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी स्वरूप सिंह जी को बड़े अंतर से 1,02,504 के जो अंतर से चुनाव में हरा देते हैं। लोकदल आ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही गायत्री देवी जी तीसरे नंबर पर रहती हैं। उन्हें कुल 65,340 वोट हासिल होते हैं। उसके बाद आया साल 1989 का ऐतिहासिक साल, जहां पर जनता दल के चौधरी देवीलाल एक साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने पहुंच गए, जिसमें राजस्थान की सीकर सीट रही, हरियाणा की रोहतक लोकसभा रही, तो वहीं पंजाब की फिरोजपुर सीट से चौधरी देवीलाल ने एक साथ 3 सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर वह सीकर से चुनाव जीते और रोहतक लोकसभा से चुनाव जीते, तो वहीं फिरोजपुर सीट से वह चुनाव हार जाते हैं। साल 1989 में उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हरद्वारी लाल को 1,89,005 वोट से जो चुनाव है वह हरा दिया। और 2 जगह से जीतने के कारण उनके सामने स्थिति यह रही कि एक सीट से ही वह सांसद रह सकते हैं और एक सीट से उन्हें रिजाइन देना होगा। ऐसी स्थिति में चौधरी देवीलाल रोहतक की लोकसभा सीट से रिजाइन कर देते हैं और जो उन्होंने सीकर की सीट चुनी। लोग ऐसा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि उसके बाद चौधरी देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव लड़े और तीनों में ही जो हार उनके हिस्से रही। तो एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और उसमें भी वह चुनाव जीतने में असफल रहे और फिर लास्ट में वह राज्यसभा से चुने गए। चौधरी देवीलाल के बारे में यह बात कही जाती है कि चौधरी देवीलाल एक मास लीडर थे और उनका यह मानना था कि एक मास लीडर जो एक बड़ा लीडर होता है उसको सामने से चुनाव लड़कर ही विधानसभा और लोकसभा या किसी भी सदन में जाना चाहिए। जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते थे उनके लिए यह राय थी कि वह कमज़ोर लोग हैं जो राज्यसभा का सहारा लेते हैं, और समय का ही फेर मानिए कि चौधरी देवीलाल को भी अंतिम समय में राज्यसभा की बैसाखी के सहारे देश के सबसे बड़े जो ऊपरी सदन राज्यसभा में जाना पड़ा। तो साल 1989 में चौधरी देवीलाल यहाँ से जीत जाते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं और सीकर लोकसभा सीट से वह सांसद रहते हैं। उसके बाद साल 1991 के चुनाव होते हैं, जहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने होते हैं चौधरी देवीलाल, जहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी देवीलाल को 30,573 वोट से जो चुनाव वो जीत जाते हैं और चौधरी देवीलाल की पहली हार होती है। उसके बाद साल 1996 का चुनाव आता है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वहीं फिर से एक बार सामने होते हैं चौधरी देवीलाल। और अब की बार जो कॉन्टेस्ट होता है, एक टफ कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में देखने को मिलता है, जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2,664 जो के वोट के एक नज़दीकी मार्जिन से एक बार फिर बाजी मार जाते हैं। और उसके बाद साल 1998 का जो चुनाव होता है, वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी होते हैं और वहीं दूसरे उनके सामने प्रतिद्वंदी चौधरी देवीलाल होते हैं और एक बार फिर से दोनों के बीच एक बढ़िया लड़ाई देखने को मिलती है और मात्र 383 वोट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार तीसरी बार बाजी मार जाते हैं और चौधरी देवीलाल लगातार तीसरा जो चुनाव है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने हार जाते हैं। उस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक बड़ा कद देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में देखा गया, क्योंकि चौधरी देवीलाल एक बड़े नेता माने जाते हैं किसानों के। देश के बड़ी पोस्ट पर चौधरी देवीलाल रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और उनको लगातार 3 चुनाव हरा देना एक बड़ी बात मानी गई और प्रदेश और देश की राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कद बढ़ा। उसके बाद साल 1999 यहाँ पर चुनाव होते हैं। बॉर्डर पर एक बार फिर से जो तनाव रहा, भारत ने पाकिस्तान को कारगिल वॉर में शिकस्त दे दी और ऐसी स्थिति में यहाँ पर INLD यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारती है कैप्टन इंदर सिंह को और कैप्टन इंदर सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहली बार यहाँ से हरा देते हैं और जीत का अंतर रहता है 1,44,693। एक बड़े अंतर से कैप्टन इंदर सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से हरा देते हैं और उसके पीछे जो वजह बताई जाती है कि कैप्टन इंदर सिंह का जो बैकग्राउंड रहता है
वो एक पूर्व सैनिक का है और 1999 में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत दर्ज की है। और एक जो बड़ा हिस्सा जो सैनिकों का है वह उनके पक्ष में जाता है और एक राष्ट्रवाद वाला जो फैक्टर है वह काम करता है और कैप्टन इंदर सिंह एक बड़ी जीत यहाँ से दर्ज कर जाते हैं। उसके बाद साल 2004 के जो चुनाव होते हैं उसमें फिर एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु को 1,50,435 के मार्जिन से यहाँ पर शिकस्त दे दी और एक बार फिर से चौथी बार रोहतक लोकसभा से सांसद चुने गए। फिर साल 2004 में ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है और ऐसी स्थिति में जो आला कमान कांग्रेस आला कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देता है। तो ऐसी स्थिति में 2005 में यहाँ पर उपचुनाव देखने को मिलता है। उसके बाद साल 2005 में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनाव में एंट्री होती है और वह अपना पहला चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु के सामने, जहां पर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैप्टन अभिमन्यु को कुल 2,31,116 के बड़े अंतर से हरा देते हैं और पहली बार यहां से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद साल 2009 के चुनाव में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएनएलडी के चौधरी नफे सिंह राठी को 4,45,736 के एक बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर हरा दिया और दूसरी बार जो रोहतक लोकसभा से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद साल 2014 का चुनाव आता है, पूरे देश में मोदी लहर देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में भी जो कांग्रेस के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बीजेपी के चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ को 1,70,627 वोट से चुनाव हरा देते हैं और तीसरी बार रोहतक लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद साल 2019 का चुनाव आया और बीजेपी की एक खास बात रही कि बीजेपी को जहाँ लगता है कि कोई मजबूत प्रत्याशी है या किसी पार्टी का किसी नेता का कोई गढ़ है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपनी पूरी जो ताकत वो झोंक देती है, मार्किंग करके कुछ चुनिंदा जो नेता हैं उनको चुनाव में अब की बार हराने की पूरी कोशिश रहती है, जिसमें कि रोहतक जो लोकसभा सीट थी वो मार्किंग का हिस्सा थी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की सीट एक मार्किंग के हिस्से में थी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में वह सीट नहीं हारना चाहती थी और हुआ भी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुजफ्फरनगर से भी नज़दीकी मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो वहीं रोहतक लोकसभा सीट से भी जो भारतीय जनता पार्टी के पंडित अरविंद शर्मा हैं वह चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो 2019 की आपको बात करें तो 67 साल का एक जो रिकॉर्ड था कि हमेशा जो जाट समाज का जो प्रत्याशी है वही चुनाव जीतता आ रहा था, वह जो रिकॉर्ड है वह टूट जाता है। और एक हार का जो बड़ा कारण बनता है वह जो रेवाड़ी जिले की कोसली सीट है, वह एक बड़ा कारण इस हार का रही, जहां पर कोसली में कुल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 75,000 की एक बड़ी लीड मिलती है और अरविंद शर्मा को कोसली से कुल 1,17,825 मत मिले। तो वहीं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 42,845 ही जो मत हैं वह कोसली सीट से मिल पाए और एक जाट गैर जाट वाला जो फैक्टर रहा वह हावी रहा। उसके अलावा जो रोहतक विधानसभा में भी 19,741 की जो एक बड़ी मार्जिन जो हार का मार्जिन रहा वह भी उसमें हार में मुख्य कारण रहा। अरविंद शर्मा ने रोहतक जो विधानसभा सीट पर कुल 68,477 वोट हासिल किए, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर 48,736 वोट हासिल किए और कुल मिलाकर अरविंद शर्मा ने यहाँ पर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 7,503 वोट से नज़दीकी मुकाबले में चुनाव हरा दिया। रोहतक लोकसभा सीट पर 2 बार ऐसी परिस्थिति बनी जहां पर रात के 3 बजे जो चुनाव परिणाम है वह घोषित हुए। पहली बार यह परिस्थिति बनी साल 1998 के चुनाव में, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी देवीलाल के बीच मुकाबला रहा, जहां नज़दीकी मुकाबले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 383 वोट से चौधरी देवीलाल को हराया था। और तो वहीं दूसरी बार साल 2019 का चुनाव में भी यही स्थिति देखने को मिली और रात के 3 बजे जो चुनाव परिणाम है वह जारी किए गए, जिसमें चौधरी दीपेंद्र हुड्डा 7,503 वोट से चुनाव हार जाते हैं।
तो कुल मिलाकर जो स्थिति रही कि कुल 19 चुनाव रोहतक लोकसभा सीट पर हुए, जिसमें 18 बार जो जाट प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। तो साल 2019 में यह रिकॉर्ड डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तोड़ दिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा पर भी इसी तरीके का एक रिकॉर्ड था। एक बड़ी जाट स्ट्रीक थी जहां पर जाट प्रत्याशी लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन साल 1996 के चुनाव में जो डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं वह सोनीपत लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाते हैं और उसके अलावा तीन जो पार्टियों से अलग अलग पार्टियों से 3 जाट प्रत्याशी मैदान में थे और उसका फायदा डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिलता है। और अरविंद शर्मा सोनीपत लोकसभा सीट से भी जीतने वाले पहले गैर जाट सांसद हैं और रोहतक की जो लोकसभा सीट रही वहां से जो पहले गैर जाट सांसद रहे वह रिकॉर्ड भी डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम रहा। अब साल 2024 का चुनाव है और तमाम परिस्थितियां अब की बार अलग देखने को मिल रही हैं। जैसा 2014 में एक मोदी लहर पूरे देश में देखने को मिली, उसके बाद साल 2019 का जो चुनाव है राष्ट्रवाद और तमाम ऐसे मुद्दों पर लड़ा गया जब देश की सीमा पर तनाव था, जो देश के सैनिक उनकी शहादत के नाम पर जो वोट बटोरे गए। लेकिन अब की बार परिस्थितियां कुछ अलग देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जो अरविंद शर्मा हैं मौजूदा सांसद, अब उनके ऊपर अपना भरोसा जताया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है, लेकिन लगातार जो सभाएं हैं उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही अब की बार फिर से 2024 के रोहतक लोकसभा के चुनाव में यहाँ से लड़ते हुए दिखाई देंगे और एक मजबूत लड़ाई एक बार फिर से देखने में यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो बाजी है अब की बार किसके हाथ लगेगी? क्योंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो कोसली विधानसभा है और जो रोहतक विधानसभा है जहां पर उनकी जो एक बड़ी हार देखने को मिली, वहां पर पिछले 5 साल में लगातार उन्होंने अपने जनाधार को मजबूत करने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जो बाजी है अब की बार किसके हाथ लगने वाली है? कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं या फिर एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा एक बार फिर से यहाँ से बाजी मार जाते हैं? तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें और अगला वीडियो हमें किस लोकसभा के ऊपर करना चाहिए वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य लोकसभा अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम।